एमपी वर्ग 3 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर आज सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। वो बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई हो गई है। क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मामले को सुनने के बाद से कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं हियर्ड एंड रिजर्व ऑर्डर डेट 30 जनवरी 2024। आपके मन में सवाल आएगा कि पूरे हियरिंग में कहीं भी फैसले को रिजर्व करने जैसी बातें नहीं थी, फिर अचानक से ये वेबसाइट पर रिजर्व क्यों दिख रहा है? तो इसका जवाब आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने पूरा लाइव देखा होगा ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो पूरा हियरिंग हुआ है, तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हाईकोर्ट बार बार प्रेशराइज कर रही थी पार्टीज को कि आप आकर के बहस करिए, लेकिन वह इस बहस को कराना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पर आज के डेट में भी एक आईए दाखिल सरकार की तरफ से हुआ था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो देवेश शर्मा जी की याचिका है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए एक याचिका डाली हुई है। यहाँ पर जो स्टेट है मध्य प्रदेश स्टेट, उसका स्टैंड ये है कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो कि आपस में उलझे हुए हैं कि फैसला कब से लागू होगा, बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं। तो इन सब को लेकर के एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और उसी क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बहाने आज हाईकोर्ट में बहस ना हो ये प्रयास किया जा रहा था रिस्पोंडेंट के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप पूरे हियरिंग को सुने होंगे तो वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस बार बार ये बात पूछ रहे थे कि आप इस मैटर को ट्रांसफर क्यों कराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपको हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है? उन्होंने ट्रस्ट शब्द का यूज किया था रिस्पोंडेंट के लिए कि आपको विश्वास नहीं है, आप यहाँ पर क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में ये बोला कि जो पिटिशनर है वह इसमें बहस करना चाहते हैं लेकिन रिस्पोंडेंट बहस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड को आप ध्यान से समझिए। जो पिटिशनर है ध्यान से समझिए, पहले 2020 में एमपी में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती एमपी वर्ग 3 वहाँ पर बोला जाता है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी होता है। उसके बाद से 2020 की ये बात है, 2021 में फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाता है और बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में पात्र माना जाता है। उसके बाद से 2021 में ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से अभ्यर्थियों ने इस एडवर्टीजमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके अगेंस्ट में बीएड कैंडिडेट के द्वारा श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और ये मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब पिटिशनर्स यानी डीएलएड कैंडिडेट, जो वहाँ पर डीएड के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, उनके द्वारा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका था। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे कि जब हमसे ऊँची अदालत में मामला सेम मैटर को लेकर के पेंडिंग है तो हम अपनी तरफ से कोई बहस या फिर कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं। इसी के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही थी। इन्होंने कोर्ट जजमेंट में भी अप्रैल 2023 में ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद से 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देती है और उसके बाद से उस जजमेंट को इस भर्ती में लागू करने के लिए पिटिशनर्स के द्वारा लगातार ये केस की सुनवाई कराई जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस भर्ती पे जो 11 अगस्त का जजमेंट है वो लागू होगा अथवा नहीं। यहाँ पर आज की सुनवाई में अगर आप देखेंगे तो हर बार ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा बोला जाता है कि अगली हियरिंग में केस को फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन जब हियरिंग शुरू होती है तो फिर वहीं जीरो पर हम लोग आ जाते हैं। अब जीरो पर आने का कारण क्या है? यहाँ पर चीज़ें सही तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि अगर आप दो पक्ष हैं और दोनों किसी पॉइंट को लेकर के बहस करेंगे कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, तभी जाकर के एक पॉजिटिव और हेल्दी एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्कशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के शब्दों से ही आप स्पष्ट हो सकते हैं कि यहाँ पर एक पक्ष ऐसा है जो कि हियरिंग चाहता ही नहीं है। उन्होंने रिस्पोंडेंट यानी स्टेट के लिए ट्रस्ट शब्द का यूज किया कि क्या आपको विश्वास नहीं है हाईकोर्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस याचिका को ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसफर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के बाद से हाई कोर्ट में ये मामला ना सुना जाए, इसको लेकर के लगातार आईए भी दाखिल किया गया था। आज भी आईए दाखिल किया गया था जिसमें उन्होंने ये बताया ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि जो देवेश शर्मा जी की याचिका है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं और वो आईए आज लेकर के सरकार उपस्थित हुई थी। यहाँ पर कोर्ट साफ शब्दों में ये पूछती है स्टेट से कि क्या आपको हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आप इस मैटर को ट्रांसफ़र क्यों कराना चाहते हैं। यहाँ पर उनके पास कोई
जस्टिफिकेशन के लिए जवाब नहीं था, और दूसरा उनके द्वारा बस एक ही बात बोली जा रही थी कि ये लॉ में है कि हम अपने केस को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये ठीक है लॉ में है, लेकिन वहाँ पर क्यों आप कराना चाहते हैं, क्या आपको विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे कुछ तीखे प्रश्न भी ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा पूछे गए हैं। उसके बाद से जो पिटिशनर्स हैं इस केस को फाइल किया है डीएड कैंडिडेट के द्वारा जो मध्य प्रदेश के हैं, और इसमें रिस्पोंडेंट हैं आईए दाखिल करके बीएड वाले कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, एनसीटी रिस्पोंडेंट है, और साथ ही साथ एमपी का जो एजुकेशन बोर्ड है जो भर्तियां कराता है वो है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मैटर को पिटिशनर्स के एडवोकेट जैसा कि क्लेम कर रहे थे, उनके द्वारा इस पूरे मैटर को बार बार जानबूझ करके डिले कराया जा रहा है। डिले क्यों कराया जा रहा है? डिले इसलिए कराया जा रहा है ताकि ये भर्ती इसी प्रकार से चलती रहे और एक लंबा समय दिखा करके हमारे कैंडिडेट इतने समय से वर्किंग है और उनका भी अधिकार क्षेत्र जनरेट हो चुका है, इस वजह से इनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। ये सब कुछ आज क्लेम किया गया डीएलएड के एडवोकेट्स के द्वारा। यहाँ पर डीएलएड के एडवोकेट्स का ये कहना था कि पहले अर्नब घोष जी की याचिका को लेकर के कि अर्नब घोष जी की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है, इस वजह से हाईकोर्ट अपना डिसीजन ना दे जब तक कि वो डिसीजन नहीं आ जाता। वहाँ पर जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं यानी डीएलएड के एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट को अवगत ये कराया कि वो डिसमिस हो चुका है। उसके बाद से बीएड वेलफेयर एसोसिएशन जो कि उत्तर प्रदेश की याचिका थी उसको लेकर के हाईकोर्ट को गुमराह किया गया। ये सब डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट को बताया जा रहा था, वो कॉस्ट के साथ डिसमिस हुआ। इसके अलावा बिहार का मैटर था श्री भगवान कृष्ण जी का, इसके अलावा श्री दीपांकर गौरव जी का मैटर था, इसके अलावा स्टेट ऑफ बिहार का मैटर था। वो सारे मैटर डिसमिस हुए और एक एक पॉइंट को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मैटर पेंडिंग है, ये मैटर पेंडिंग है, और हाईकोर्ट इन सभी चीज़ों को कंसीडर कर रही थी। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर मामला गुड्डू सिंह पर अटका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षामित्रों का क्वालिफाइंग मैटर से संबंधित मामला जो कि श्री रामशरण मौर्य वाला था, उसी में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था। अगर आप पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे 2020 का ये जजमेंट था। इस मैटर को फिर से श्री गुड्डू सिंह जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि 11 अगस्त का जजमेंट लागू करते हुए 69,000 जो कि ऑलरेडी 2020 के जजमेंट के आधार पर कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और जो सीट वैकेंट होगा क्वालिफाइंग मार्क्स घटा करके उसको शिक्षामित्र और बीटीसी के माध्यम से भरा जाए। ये मेन प्रेयर है उनकी। यहाँ पर अब जो एमपी के सरकारी वकील हैं, मतलब जो स्टेट का पक्ष रख रहे थे या फिर बीएड का पक्ष रख रहे थे, वो इस केस को लेकर के कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन पेंडिंग है बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित। अब यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि ये जो मैटर है ये शिक्षामित्रों से जुड़ा हुआ है और वो क्वालिफाइंग मैटर से जुड़ा हुआ है, और ये केस का बैकग्राउंड अलग है। मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती हुई है वो ऑनगोइंग भर्ती और ऑनगोइंग रहते हुए सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी हाईकोर्ट में, और अक्टूबर 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट इस सभी राज्यों को आमंत्रित की थी कि आप अपना आकर के पक्ष रख सकते हैं, तो बीएड कैंडिडेट जाकर के वहां पर आईए दाखिल करके अपना पक्ष रख चुके हैं। और साथ ही साथ जितनी भी राज्यों में ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग थे या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम थे, उन सभी भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन ले लिया था। और अगर आप इनका जजमेंट देखेंगे 11 अगस्त वाले, तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में अपने जजमेंट में लिखा है कि जितनी भी पेंडिंग्स है हाईकोर्ट में वो सब कुछ ऊपर दिए गए जजमेंट के आधार पर कंप्लीट होती हैं, और इसी के आधार पर जितनी भी राज्यों में माननीय हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां थी वो सब एक तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर चुके हैं। चाहे आप पटना हाईकोर्ट का मामला ले लीजिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मामला ले लीजिए, सभी जगह से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। क्योंकि पटना हाईकोर्ट का अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे भी हाथ संविधान से बंधे हुए हैं और हम एपेक्स कोर्ट के डिसीजन को की अवहेलना नहीं कर सकते, और डायरेक्टली उन्होंने ऐसा कहते हुए छठे चरण से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट बार बार ये कह रही थी कि आप हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होने देना चाहते हैं। बार बार रिस्पोंडेंट की तरफ से स्टेट पर ये आरोप लगाया जा रहा था। ऑनरेबल जस्टिस बार बार कह रहे थे कि आपको ट्रस्ट नहीं है हाईकोर्ट पर कि आप इस मामले को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दूसरा ये पक्ष उठ रहा था कि आप इस मामले को सही से एक तरीके से मामले को आप केवल लंबा खींच रहे हैं, इस पर सुनवाई नहीं चाहते हैं। क्योंकि बार बार कभी गुड्डू सिंह जी की याचिका, कभी अर्नब घोष जी की याचिका, कभी भगवान कृष्ण जी की याचिका, इन सभी मामलों को लेकर के बार बार मामले पेंडिंग होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब बार बार हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप इसमें बहस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है हाईकोर्ट पर, आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले जाना चाहते हैं, जब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था तो उन्होंने
अंत तक नेक्स्ट डेट की बात तो की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस मैटर में कुछ सुनने के लिए है ही नहीं अब, क्योंकि एक पक्ष ऐसा है कि ये बहस करना ही नहीं चाहता, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 हियरिंग में आप देखेंगे तो यही मैटर उठ रहा था कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो इस वजह से वो लास्ट तक ऑनरेबल जस्टिस मैटर को नेक्स्ट डेट की बात तो कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिटर्न सबमिशन के कहते हुए सभी अभ्यर्थियों जितने भी पक्ष हैं उनके रिटर्न सबमिशन का मौका देगी हाईकोर्ट, और उसके बाद से कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया, क्योंकि बार बार यही सभी चीज़ें होंगी। एक पक्ष जो स्टेट है वो बार बार कहेगा कि हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष ये है कि जो डीएलएड वाले एडवोकेट हैं वो चाहते हैं कि नहीं बहस हो। अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या बीएड के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब भी आप किसी मैटर को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, भले आप यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस मैटर को क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी तो आप वहाँ पर भाग नहीं सकते, वहाँ पर आपको बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर केस को पहले एक्सेप्ट होगा, उसके बाद केस को सुना जाएगा। और ये सभी मैटर रजिस्ट्री लेवल पर जब जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्री लेवल पर ही ये सभी चीज़ें, अभी तो उस मैटर में डिफेक्ट है, रजिस्ट्री लेवल पर ही ये सभी चीज़ें कहीं डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि सिमिलर मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। यहाँ पर डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा यही तो कहा जा रहा था कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर लगाया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेयर लगाया गया है कि पुरानी भर्तियों को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट में कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर कैसे 11 अगस्त का जजमेंट एमपी वर्ग 3 में लागू होगा? यहां पर डीएलएड के एडवोकेट ने कोर्ट को यह अवगत कराया कि इसी प्रकार का मामला अर्णब घोष जी की प्रेयर में था, इसी प्रकार का मामला बीएड वेलफेयर वाले मामले में था, उसमें भी ये सिमिलर प्रेयर किया गया था कि हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये एक डायरेक्शन पास कर दे कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को रखा जाए, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो यही बात तो यहां पर है, जिस क्लेरिफिकेशन की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है कि चूंकि हमारा एडवर्टीजमेंट पहले था, उसी प्रकार के सिमिलर प्रेयर को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये डीएलएड के एडवोकेट का कहना है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सिमिलर प्रेयर लेकर के, यही सिमिलर प्रेयर लेकर के बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाला मामला था, जहां पर कॉस्ट के साथ डिसमिस किया गया। तो यहां पर जो एमपी स्टेट है, अगर उन्हें यह लग रहा है कि हाई कोर्ट से बच करके सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, तो यह गलतफहमी है, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट तो बार बार आपसे एटलीस्ट मौका दे रही थी कि आप अपना बहस करिए, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में यह दाव उल्टा पड़ जाए। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट अपना ये दिखा करके जा सकती थी कि हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से कहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे? यही चीज़ें अगर आप हाई कोर्ट से बेहतर तरीके से मामले को डिफेंड करते हुए या फिर मामले पर अच्छे तरीके से बहस करते हुए अगर यहाँ से कुछ निगेटिव होता, तब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते, तब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती। हालांकि उस कंडीशन में भी बहुत कुछ नहीं होना है, क्योंकि आईए दाखिल करके बीएड कैंडिडेट ने ऑलरेडी ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया था। अब राज्य सरकार ये करिए कि हमारा जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने भर्ती को एडवर्टाइज किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने भर्ती को कंप्लीट किया है, तो अब बीएड अभ्यर्थियों को कैसे बाहर कर दिया जाए? तो यहाँ पर हाईकोर्ट में यही मामला उठा कि आपका जो सर्विस रूल है वो किस पर रिलाई कर रहा है? वो रिलाई कर रहा है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को। ऐसा थोड़ी है कि अगर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया रहता तो आप अपने सर्विस रूल में डायरेक्टली बीएड को थोड़ी शामिल कर लेते। जब वो गजट नोटिफिकेशन ही नहीं रहा तो आपका, चूंकि वो डिपेंडेंट है उस गजट नोटिफिकेशन पर, और गजट नोटिफिकेशन क्वेश यानी कि आपका सर्विस रूल भी क्वेश, तो इस हिसाब से हाईकोर्ट में ये सभी चीजें बहस हुई ही नहीं। और इसी सभी चीजों को लेकर के हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से नाराज दिखी और उन्होंने लास्ट तक डेट की बात करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि स्टेट यहाँ पर चाहती ही नहीं है कि बहस हो, इस वजह से इस मैटर को रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये सभी चीज़ें इतनी बार नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट सिमिलर प्रेयर जैसे मामले को, या फिर अगर आप एक ही पॉइंट को बार बार रखेंगे, एक ही चीज़ को बार बार रखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर, सीधे तौर पर मना कर देती है कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे। वहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट में अगर आप पक्ष को अच्छे तरीके से रख करके जाते और हारते तो आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ होता कि हम प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हैं। अब यहाँ पर मामला आप भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के मामला रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो और क्रॉस क्वेश्चन होगा और इससे भी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैटर जिस भी बेंच में जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर आपने इसका प्रेयर सही से किया होगा और जजमेंट के ऑर्डर कॉपी सभी लगाए होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि जो जजमेंट 11 अगस्त को दिया गया था उसी बेंच में ये मामला जाएगा। अगर उस बेंच
में नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी उपस्थित होंगे। अब वहाँ पे जो डीएलएड के एडवोकेट हैं वो अगर पूरे मामले को समझाएंगे, क्योंकि जो स्टेट का अगर आप स्टैंड देखेंगे वो यही कह रही है कि इतने सारे डिसीजन हो गए हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा डिसीजन फॉलो करें। आपको अगर ज्ञात होगा पटना हाईकोर्ट में मामला स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि हमारे पास 3 जजमेंट है और तीनों जजमेंट अलग अलग हैं कि हम किस जजमेंट को फॉलो करें, बीएड को पात्र माने या ना माने। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है। अब आज के हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ये मामला रखा गया कि पटना हाईकोर्ट बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि कोई भी जजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। अब अगर इस कंफ्यूजन को लेकर के अभ्यर्थी या फिर स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो जाहिर सी बात है पटना हाईकोर्ट का वो डिसीजन अगर अभ्यर्थी डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा दिखाया जाता तो वो सभी चीजें फिर यही चीजें होंगी कि आप रिपीटेटिव मोड में एक ही प्रेयर लेकर के बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाए। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को सही से एक बार सोच समझ करके विचार करके ये सभी चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि आप डायरेक्टली उस कोर्ट में जा रहे हैं जहां के बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। अभी आप हाईकोर्ट में अगर अच्छे से बहस करते हैं हो सकता है कि आपके पास कुछ दूसरा विकल्प खुल करके आता, लेकिन आप उस डायरेक्टली कोर्ट में जा रहे हैं जिसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। हाईकोर्ट में आना तो दूर, उसके बाद कोई भी आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।